हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पाथवे ग्लाइकोलिसिस के ऊपर बात करेंगे। इसकी मुख्तलिफ स्टेप्स की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और ये तकरीबन 10 स्टेप का प्रोसेस है। और ये सारा का सारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये पूरा पाथवे, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर वो तमाम मशीनरी, वो तमाम एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ज़रूरी है। और ग्लाइकोलिसिस की जब ये 10 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे पास ये पायरोविक एसिड या पायरोवेट हमारे पास इसका एंड प्रोडक्ट आता है। और इस दौरान हमारे पास कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होती है। और ये पायरोविक एसिड जो है इसके पास फिर साइटोप्लाज्म के अंदर दो ऑप्शन होती है। डिपेंड करता है बॉडी की डिमांड्स की और सिचुएशन के ऊपर कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है तो फिर ये क्रब साइकिल के अंदर चला जाता है, क्योंकि बॉडी को अगर एटीपी की ज़रूरत है तो क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में जाएगा। और दूसरी ऑप्शन जो है वो एनारोबिक पाथवे है। एनारोबिक पाथवे में अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है या माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजर के लैक्टिक एसिड बनाता है या फिर एथेनॉल बनाता है। तो एथेनॉल जो है हमारे पास यीस्ट के अंदर मोस्टली बनता है, जिसको हम जो है अल्कोहलिक इंडस्ट्री में मोस्टली इसको यूटिलाइज किया जाता है। जबकि लैक्टिक एसिड जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनता है, या अगर हम कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं या अस्थमेटिक कंडीशन होती है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन टिश्यू के अंदर पैदा हो जाती है, तो उस केस में लैक्टिक एसिड अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। और दूसरा जो मैंने पहले बताया था कि एरोबिक पाथवे हो सकता है। एरोबिक जब ऑक्सीजन अवेलेबल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है तो पायरोविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से गुजरता है, जो कि आपके पास मजीद एनर्जी पैदा करके देता है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आकर वो एनर्जी जो है आपके पास कैश होती है और ओवरऑल आपके पास एक ग्लूकोज मालिक्यूल तकरीबन 38 एटीपीज बना के देता है, यानी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और बॉडी में हर जगह, ब्रेन को खासकर एनर्जी की हर वक्त जो है वो ज़रूरत पड़ती है तमाम वाइटल ऑर्गन्स को, लिहाजा एटीपी की प्रोडक्शन का होना ज़रूरी होता है। लिहाजा एक ग्लूकोज मालिक्यूल हमें तकरीबन 38 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है, अगर वो एरोबिक प्रोसेस से होके आ रहा है। अगर वो एनारोबिक प्रोसेस से होके आ रहा है तो एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, वो हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ग्लाइकोलिसिस की डिटेल में। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास जो है वो 3 फेजेस में होता है। जो सबसे पहले फेज होता है हमारे पास ये प्रेपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज होता है, यानी इसमें हम एटीपी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फेज में हम तकरीबन 2 स्टेप्स ऐसे आते हैं जिसमें हम एटीपी जो है वो दे रहे होते हैं। जबकि उसके बाद एक स्प्लिटिंग फेज आता है जिसमें ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्प्लिटिंग फेज से ऑनवर्ड जो है हमारे पास ये प्रोसेस 2 बार रिपीट होता है। और स्प्लिटिंग फेज से ये फिर आता है पे ऑफ फेज में। जो एनर्जी हमने यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज में इन्वेस्ट की होती है, अब उसको हमें दोबारा कैश करने का वक्त आ गया है और ये हमें फिर पे ऑफ फेज में तकरीबन 4 एटीपी देता है और 2 NADH मॉलिक्यूल देता है, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है हमारे 2 मॉलिक्यूल देता है, जो कि एक NADH जो है हमारे पास 3 एटीपी के बराबर होता है। लिहाजा अगर 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारे पास ये 6 एटीपी देगा। तो टोटल हमारे पास 4 और 6 10 बनते हैं। 2 हमने इसमें यूज कर लिए थे, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस हमारे पास 8 एटीपी जो है वो बच जाते हैं। ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस में कि ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है। सबसे पहले प्रेपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि सेल से बाहर मौजूद होता है और हमेशा सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है जबकि बाहर ज़्यादा होती है। लिहाजा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ज़रिए सेल के अंदर आता है। ग्लूकोज डायरेक्ट डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर नहीं आ सकता, चाहे कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो। ग्लूकोज को ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चाहिए, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं
कि GLUT1 से लेकर GLUT7 तक हमारे पास मुख्तलिफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। सो वो जब सेल के अंदर आता है तो वहाँ पे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन में ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स मौजूद हैं और ये इसको कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। एक ATP मालिक्यूल यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इसमें से जो फास्फेट है एडेनिन ट्राईफास्फेट से ये एक फास्फेट ग्लूकोज को दे देता है और ये एडेनिन डाइफास्फेट रह जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंजाइम ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। दीज आर द रेगुलेटरी एंजाइम। ये इसकी डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। सो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ATP से एक फास्फेट है वो इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। ऑफ कोर्स इसके लिए इन एंजाइम्स को एक कोफैक्टर चाहिए मैग्नीशियम के फॉर्म में। सो वो भी अगर मौजूद होगा तो फिर ये आगे स्टेप जो है वो प्रोसीड करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये एक ऐसे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है कि यहाँ से वापस ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी होती है। इससे मुख्तलिफ पाथवे निकल सकते हैं या ये सीधा ग्लाइकोलिसिस को आगे प्रोसीड कर सकता है। अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट और पूरा जो 10 स्टेप प्रोसेस है पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन तक ये पूरा प्रोसीड करेगा और एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जा सकता है, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन में जा सकता है अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम है। दूसरा ये कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और नीचे से ATP की कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोजेनेसिस में भी जा सकता है, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में, जो कि ग्लाइकोजन की रिजर्व्स बनाने में हेल्प करेगा। या फिर ये पेंटोज फास्फेट पाथवे में जा सकता है। सो दिस इज लाइक अ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। ये किसी भी पाथवे में जा सकता है, जितनी जो बॉडी की डिमांड होती है, जो इसको सिग्नल आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। एक बात यहाँ और अंडरस्टैंड करने वाली ज़रूरत है कि जहाँ पे काइनेज एंजाइम का जिक्र आता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे कहीं ना कहीं फास्फोराइलेशन हो रही है, यानी एक फास्फेट यूज़ हो रहा है या डीफास्फोराइलेशन हो रही है। सो इट डिपेंड्स कि जहाँ जहाँ काइनेज यूज़ होगा वहाँ पे ATP की या प्रोडक्शन होगी या ATP जो है उसमें इन्वेस्ट हो रहा होगा। अब आते हैं ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है और हेक्सोकाइनेज कैसे रेगुलेट होता है और किस टाइम पे ग्लूकोकाइनेज की ज़रूरत पड़ती है और किस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज की ज़रूरत पड़ती है। सो रोल ऑफ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है तो उसमें ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का रोल है। साइट ऑफ प्रोडक्शन जो ग्लूकोकाइनेज का है इसका सिर्फ लिवर के अंदर है, ये एंजाइम सिर्फ लिवर में एक्सप्रेस होता है या प्रोड्यूस होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज जो है वो हमारे टिश्यूज़ के तमाम सेल्स के अंदर, जहाँ मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर ये मौजूद होता है। एफिनिटी टू ग्लूकोज, ग्लूकोकाइनेज की एफिनिटी जो है वो ग्लूकोज के साथ बहुत कम होती है, लिहाजा जब एफिनिटी कम होती है तो केम वैल्यू जो है वो हाई होती है। केम वैल्यू मैकेलिस मेंटेन इक्वेशंस में हमने स्टडी किया था, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सो आप इतना बस याद रखिएगा कि केम वैल्यू हाई होगी अगर एफिनिटी ग्लूको एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ कम होगी। सो इस केस में ग्लूकोकाइनेज की एफिनिटी जो है वो कम है ग्लूकोज के साथ। इट एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, लिहाजा एफिनिटी लो है तो कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा होगी तभी ग्लूकोकाइनेज के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होंगे। ठीक है, लिहाजा जब हम ज़्यादा खाना फैट स्टेट में होंगे तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लिवर के अंदर बढ़ जाएगा, फिर जाके ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो इसको टेक अप करना शुरू कर देगा। जबकि हेक्सोकाइनेज में इसके उलट है कहानी, इसमें हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी ज़्यादा है जबकि केम वैल्यू इसकी कम है। तो इस केस में यह है कि इट एक्ट्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अगर आप फास्टिंग स्टेट में है, आपके ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन 60-70 से कम भी है, तब भी हेक्सोकाइनेज की चूंकि एफिनिटी ज़्यादा है फिर भी वो ग्लूकोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन में टेकअप करेगा और ग्लाइकोलिसिस में आके इसको लेके जाएगा, क्योंकि जिस्म को ATP हर हाल में प्रोड्यूस करनी है, चाहे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए कुदरत ने ये दोनों एंजाइम रखे हुए इस फर्स्ट स्टेप के अंदर। फिर आ जाता है सबस्ट्रेट। ग्लूकोकाइनेज में हमारे पास जो मेन सबस्ट्रेट है एज इट्स नेम इंडिकेटिंग सिर्फ ग्लूकोज होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज में हमारे पास जो
सबस्ट्रेट है वो 6 कार्बन ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है और फ्रुक्टोज भी हो सकता है। फिर आ जाता है कि हार्मोन इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। ग्लूकोकाइनेज के ऊपर इंसुलिन का इफेक्ट ये है कि इसकी सिंथेसिस को इन्हांस करता है, इंड्यूस करता है। लिहाजा जब हम फैट स्टेट में होते हैं तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज जब अब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से तो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए वो लिवर में जाता है, और ये एंजाइम चूंकि लिवर में मौजूद होता है तो हमारे फैट स्टेट में जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाती है। लिहाजा इंसुलिन लिवर सेल्स को मैसेज देते हैं कि ग्लूकोकाइनेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाए ताकि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको टेकअप करके उसको ग्लाइकोलिसिस के लिए या ग्लाइकोजेनेसिस के लिए यूटिलाइज किया जा सके। हेक्सोकाइनेज के ऊपर इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लो कंसंट्रेशन में भी सेल इसको पिकअप करता है, लिहाजा इसके ऊपर इंसुलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर आ जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या इफेक्ट है। ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, इस ग्लूकोज 6 फास्फेट का एक नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट भी होता है सर्टेन एंजाइम के ऊपर। ठीक है, तो जैसे एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट का एक खास लिमिट पे जब पहुंचता है तो उसका सबस्ट्रेट के ऊपर एक जो है वो नेगेटिव इनहिबिशन इफेक्ट होता है। लिहाजा इस केस में ग्लूकोकाइनेज के केस में इसका कोई इफेक्ट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फैट स्टेट में होते हैं तो हमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लिवर के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा है। अब इसको या तो स्टोर करना है ग्लाइकोजेनेसिस की फॉर्म में ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को नॉर्मल हाल में लाया जाए, या फिर इसको ग्लाइकोलिसिस में लेके जाया जाए ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो जाए। जबकि हेक्सोकाइनेज को के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट का इम्पैक्ट होता है, ये इसको एलिस्टेरिकली इनहिबिट कर देता है, यानी जब ग्लूकोज 6 फास्फेट की कंसंट्रेशन एक खास लेवल पे पहुंच जाएगी तो इसको हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा और मजीद ग्लूकोज 6 फास्फेट को या फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज के 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। ग्लूकोकाइनेज का जैसे मैंने पहले कहा कि इट एक्ट्स इन द लिवर आफ्टर मील, it removes the glucose coming in portal circulation converting it into glucose 6 phosphate, तो लिहाजा इसको वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। जबकि हेक्सोकाइनेज क्या करता है, इट फास्फोराइलेट ग्लूकोज इनसाइड द बॉडी सेल्स, this makes glucose concentration more in blood than inside the cell, so this lead to continuous supply of glucose for the tissue even in the presence of low blood glucose concentration। जैसे मैंने पहले बताया कि हेक्सोकाइनेज की हमें ज़रूरत जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम भी हो तब भी ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है, ग्लूकोज जो है जब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है सेल के अंदर, तो बाहर चाहे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो लेकिन वो सेल के अंदर की निस्बत फिर भी ज़्यादा रहती है। लिहाजा टेंडेंसी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ज़रिए हमेशा सेल के बाहर से यानी ब्लड से सेल के अंदर की तरफ ही रहती है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेप है रेगुलेशन का। ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज जो है ये पहले स्टेप के रेगुलेटरी एंजाइम है। ग्लूकोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस में तकरीबन 3 रेगुलेटरी स्टेप है जिसकी डिटेल में हम जाएंगे, एक हमने अभी स्टडी किया है। लिहाजा जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप जो तीसरा स्टेप है इसमें जो है आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करता है, फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, तो इसकी जो है वो रीअरेंजमेंट होती है, यानी ये एल्डोहेक्सोज से कीटोहेक्सोज बन जाता है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन जाता है और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस पाथवे में जहां जहां ये ग्रीन निशान आ रहा है और दोनों तरफ एरो है, इट मीन्स कि इट इज अ रिवर्सिबल पाथवे। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फोर्थ स्टेप में फिर इसके ऊपर एक फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम एक्ट करता है। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंजाइम और इसको हम कहते हैं कि ये कमिटेड स्टेप है। ठीक है, सो अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि काइनेज एंजाइम जहां जहां आएगा तो वो हमारे पास या एटीपी यूज करेगा या एटीपी प्रोड्यूस करके देगा। तो इस केस में एक और एटीपी यूज होगा और फास्फेट मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के 1 पोजीशन पे भी अटैच हो जाएगा और ये हमें फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट दे देगा। ये कमिटेड स्टेप है और मेरी नज़र में ग्लाइकोलिसिस में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कमिटेड स्टेप इस सेंस में है कि जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद इसने ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाना ही जाना है।
ग्लूकोज 6 फास्फेट में हमने यहाँ कहा था कि ये वापस ग्लाइकोजेनेसिस में भी जा सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जा सकता है, या पेंटोज फास्फेट पाथवे में भी जा सकता है। सो यहाँ से मुख्तलिफ पाथवे ओरिजिनेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स। लेकिन अगर एक बार ये इस स्टेप 4 तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, तो ये कमिटेड स्टेप है, यानी अब इसने कमिट कर लिया है कि इसने अब जाना है किस में, कि हम इसने ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाना ही जाना है। लिहाजा इस फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा टाइटली रेगुलेट होता है बनिस्बत इसके। सो ये दूसरा हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है, और दोनों स्टेप्स में हमारे पास एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कह रहे हैं। सो इसको रेगुलेट कौन सी मॉलिक्यूल करते हैं? एटीपी और साइट्रेट इसको नेगेटिवली रेगुलेट करता है। यानी अगर सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी एनर्जी अच्छी खासी मौजूद है, और साइट्रेट भी जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बन के आ रहा है वो भी अच्छी खासी मौजूद है, तो वो इसको नेगेटिवली रेगुलेट करेगा, यानी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट होने नहीं देगा, और ये प्रोसेस वापस रिवर्सिबल स्टेप से वापस चला जाएगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह किसी भी पाथवे में जिसमें जाना चाहता है बॉडी की जो डिमांड है उसमें चला जाएगा। लिहाजा एटीपी अगर ज़्यादा है तो ये आगे प्रोसीड यहाँ से नहीं करेगा, थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में नहीं आएगा। लेकिन अगर एएमपी ज़्यादा है, एएमपी क्या है? एडेनिन मोनोफास्फेट। ये हमारे पास एनर्जी डिप्लीशन की निशानी है कि सेल के अंदर जो है एनर्जी की कमी है, तो ये इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा। आपको पता है कि साइक्लिक एएमपी या एएमपी हमारे पास सेकंड मैसेंजर का भी काम करता है। सो ये मैसेज लेके आएगा कि सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन कम है, लिहाजा इसको आगे कमिट किया जाए, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट मिलाया जाए ताकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीड हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मिल सके और सेल की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट रेगुलेटर जो है हमारे पास वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट है। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एक कैस्केड मैकेनिज्म से हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल के जरिए बन के आता है, और ये पोटेंट रेगुलेटर है, सबसे ज़्यादा पोटेंट रेगुलेटर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट है। इसकी मौजूदगी में ये लाजमी आगे मूव करेगा, यानी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनाएगा। इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के ऊपर, और ये इसको वीटो कर देगा इवन अगर ईटीपी की कंसंट्रेशन भी सेल के अंदर ज़्यादा है और वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। लेकिन अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट मौजूद है तो फिर भी ये आगे मूव करेगा और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बनाएगा। इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये रेगुलेटरी स्टेप है। हमने कहा कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट जो है वो पोटेंट रेगुलेटर है जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास ग्लूकागॉन का लेवल लो होता है और इंसुलिन का लेवल हाई होता है, यानी हम फेड स्टेट में हैं और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन आगे फर्दर बहुत सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। सो सबसे पहले क्या होगा, इंसुलिन ग्लूकागॉन की रेशो जो है वो हाई होगी, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो रिड्यूस्ड होगा। सही है। सो इंसुलिन का लेवल जब हाई होगा तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में होगा। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम क्या करता है कि वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करता है, और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट जो है हमने कहा कि ये पोटेंट एक्टिवेटर है और ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा, कमिट करेगा ग्लाइकोलिसिस की तरफ ताकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए। यहाँ पे बस ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये जब डीफास्फोराइलेशन स्टेट में होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में होता है, जब फास्फोराइलेशन स्टेट में होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। सो अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट ज़्यादा होगा और हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। सो इसका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट के ऊपर डायरेक्ट एक्शन है। सिमिलरली इंसुलिन का फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट की फॉर्मेशन के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन है। इंसुलिन जितना ज़्यादा होगा
उतना ही ज़्यादा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट होगा और उसको उतना ही वो ग्लाइकोलिसिस की तरफ लेके जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ से हमारा जो है वो जो प्रोसीजर है इसका इन्वेस्टमेंट फेज का, ये प्रिपरेटरी फेज का वो ख़त्म हो गया। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट बन गया है। ये अब एनर्जी रिच मालिक्यूल है क्योंकि इसके पास 2 फास्फेट मालिक्यूल है। अब इसने आगे स्प्लिटिंग फेज में जाना है और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट मजीद जो है विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम 2 मालिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है और दूसरा हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। लिहाजा ये तीन कार्बन के 2 मालिक्यूल बन के आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। और ये दोनों मालिक्यूल आपस में जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्राइओस फास्फेट आइसोमेरेज। सो रीअरेंजमेंट स्टेप करके डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब इसने ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाना है तो नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है और ज्यादातर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो आगे ग्लाइकोलिसिस को कैरी ऑन करता है नेक्स्ट स्टेप में। तो स्प्लिटिंग फेज से फिर हम चले जाते हैं पे ऑफ फेज में। पे ऑफ फेज वो है कि अब इसमें हमें एनर्जी की प्रोडक्शन होनी है, एनर्जी हमें मिलनी है। तो हमारे पास क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो हमें वहां से मिला है स्प्लिटिंग फेज से, अब यहां से जो रिएक्शन होगा स्टेज 6 से ऑनवर्ड ये 2 बार रिपीट होगा क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। तो फिर ये एक बार फिर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए जो एंजाइम उस पर एक्ट करेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा इनटू 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। सो इसमें एक और जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप ऐड करेगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ NADH, यानी इसमें एक NAD यूज होगा और वो NADH में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है कि NADH जो है हमारे पास एनर्जी करेंसी है, जो है ATP है, इसमें तकरीबन एक NADH में जो है वो 3 ATP जो है वो मौजूद होते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हमारे पास वो कैश होते हैं। सो यहाँ पे NADH हमारे पास बनेगा और साथ ही 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बनेगा। फिर 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट के ऊपर एक और काइनेज एंजाइम जो कि फास्फोग्लाइसरेट काइनेज है। मैंने आपको पहले ही बोला था काइनेज जहां होगा वहां पे फास्फोराइलेशन डिफास्फोराइलेशन होगी, तो यहाँ पे एक और ATP की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और ये एक फास्फेट मॉलिक्यूल कार्बन नंबर 1 पोजीशन से ले लेगा और ये आपके पास 3 फास्फोग्लाइसरेट बन जाएगा। इफ यू काइनेज एंजाइम, बाकी 2 हमने कहा कि रेगुलेटरी एंजाइम है, ये वाहिद फास्फोग्लाइसरेट काइनेज है, यानी काइनेज एंजाइम ये वाहिद है जो रिवर्सिबल है, वरना बाकी जहां जहां हमने काइनेज पढ़े हैं दे आर इरिवर्सिबल। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके ऊपर। और ये जो हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं, यानी सबस्ट्रेट लेवल ATP की प्रोडक्शन हो रही है। वो सेल्स जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आगे, और तो उसमें ये ATP उसके जो सेल के फंक्शंस होते हैं उसके काम आती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं। यहाँ से 3 फास्फोग्लाइसरेट से फिर रीअरेंजमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज और ये आपके पास 2 फास्फोग्लाइसरेट बनाता है। ये सिर्फ जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ फास्फेट ग्रुप होता है फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 2 और फिर 2 फास्फोग्लाइसरेट पे एक इनोलेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है into phosphoenol pyruvate. In fact, it is a phosphoenol pyruvate, not a phosphoglycerate 2. इसको phosphoenol pyruvate में कन्वर्ट कर देता है जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और ये थर्मोडायनेमिकली जो है नाउ स्टेबल है कि इसको यूटिलाइज किया जाए फॉर ब्रेक डाउन किया जाए इनटू पायरुवेट। सो हमारे पास ये आ जाता है। इनोलेज एंजाइम की इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाती है कि इनोलेज
ऐसा एंजाइम है जिसको फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो उसको इनहिबिट कर सकता है। लिहाजा हम जब भी सैंपल फ्लोराइड ट्यूब में लेते हैं लैब के अंदर, तो फ्लोराइड इस इनुलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगर हम फ्लोराइड ट्यूब में सैंपल नहीं लेंगे और वो सैंपल पड़ा रहेगा कुछ घंटों तक, तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन उसमें कम होगी। लिहाजा उसमें जब हम ग्लूकोज लेवल मालूम करना चाहेंगे तो वो हमें फॉल्स लो रिजल्ट देगा। यानी एक पेशेंट का अगर शुगर लेवल 200 था, लेकिन हमने उसको 4 घंटे रखा है आम ट्यूब में लिया और उसमें फ्लोराइड मौजूद नहीं है, तो 4 घंटे बाद वो तकरीबन हर घंटे में 4 से 5 ग्राम कम होगा, तो तकरीबन 20 मिलीग्राम जो है वो शुगर हमें कम शो करेगा। पेशेंट का फॉल्स रिजल्ट हमें देगा 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि नॉर्मली 200 होना चाहिए था। लिहाजा जो हम ट्यूब्स लेते हैं फ्लोराइड की ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए, उसके के अंदर इनुलेज एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोराइड। सिमिलरली हम फ्लोराइड टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं, उसके भी यही रोल है कि वो जो लैक्टोबैसिलाई है हमारे माउथ के अंदर, जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो जो स्वीट्स को या ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको वो इनहिबिट कर सकता है, और जिसकी वजह से जो डेंटल कैविटीज़ है वो नहीं बनती अगर हम फ्लोराइड टूथपेस्ट रेगुलर यूज़ करते हैं। अदरवाइज लैक्टिक एसिड की अकोमोलेशन होती है अगर, और जिसकी वजह से फिर डेंटल कैविटीज़ जो है वो बनती है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट एनर्जी रिच कंपाउंड है और इसके ऊपर एक और काइनेज एंजाइम है, और दिस इज द थर्ड रेगुलेटरी स्टेप जो जिसमें पायरुवेट काइनेज इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ अनदर एटीपी। सो एक एटीपी हमारे पास स्टेप 7 पे से 8 के दरमियान मिला है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम, और एक एटीपी हमें जो है वो पायरुवेट काइनेज की वजह से मिला है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ये दो पायरुवेट काइनेज अगेन जो है उसके लिए रेगुलेटरी स्टेप है और इसको रेगुलेट किया जाता है। इसको हम अभी थोड़ी देर में जो है देखते हैं हम, और ये सारा जो प्रोसेस है ये पे ऑफ फेज में जो है वो हो रहा है। अब देखते हैं पायरुवेट काइनेज कैसे जो है वो रेगुलेट होता है। अगर ग्लूकागॉन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है, यानी हम ग्लूकोज की कमी हो गई है सेल्स के अंदर, तो बॉडी के अंदर, तो फिर ये क्या करेगा, वही जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के केस में, इसमें ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, यानी एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनेगा। साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर का काम करेगा, एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, पायरुवेट काइनेज जो कि एक्टिव फॉर्म में है उसको फास्फोराइलेट करेगा। जैसे ही वो फास्फोराइलेट करेगा, एटीपी से एक फास्फेट लेके पायरुवेट काइनेज के साथ अटैच हो जाएगा और ये पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। जब इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि अगर वाइस वर्सा सिचुएशन है, यानी अगर ग्लूकागॉन लेवल लो है, तो ये पाथवे एक्टिव नहीं होगा और पायरुवेट काइनेज डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म में होगा। जब ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो फिर क्या होगा कि फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और वो हमें एटीपी की प्रोडक्शन देगा, जैसे कि इस केस में है। इस केस में हमें एटीपी की प्रोडक्शन मिल रही है। सो दिस वाज स्टेप वाइज प्रोसेस, और ये पे ऑफ फेज है जिसमें हमें 2 एटीपी मिल गए। और चूंकि ये प्रोसेस 2 बार रिपीट होगा क्योंकि 3 कार्बन के ग्लिसरल्डिहाइड फास्फेट के मॉलिक्यूल होंगे, सो ये एटीपी हमें 2 से 2 4 एटीपी मिलेंगे और 2 एनएडीएच मिलेंगे। अब आते हैं एक कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं, यानी अगर एनारोबिक कंडीशन है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, वो कोई भी रीज़न हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो उस केस में भी एनारोबिक पे शिफ्ट हो सकता है। या फिर रेड ब्लड सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसमें भी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। या फिर ये है कि कुछ बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिकली एक्ट करते हैं, उस केस में भी हो सकता है। सो एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो लीड करेगा 2 पाथवे की तरफ, एक एथेनॉल की फॉर्मेशन कर सकता है और एक लैक्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो है वो ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर होती है, जो मैंने कंडीशंस बताई है कि फिजियोलॉजिकली नॉर्मल फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और पैथोलॉजिकली भी हो सकता है कि अगर
अस्थमा है या हम हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो उसको इसमें बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस केस में ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, और पायरुवेट से फिर आगे एनारोबिक पाथवे से होता हुआ लेक्टेट की 2 मॉलिक्यूल हमें देता है। जब लेक्टेट पायरुवेट से लेक्टेट बन रहा है तो इसके दौरान जो है वो जो NADH हमें 2 मिले थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, इस स्टेप के दौरान जो हमें जो NADH 2 मिले थे वो दोनों यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे और वापस NAD में कन्वर्ट होंगे। सो वो इन्वेस्ट हो जाएंगे पायरुवेट को लेक्टेट में कन्वर्ट करने में, दोनों NADH यूज हो जाएंगे और NAD हमें वापस मिल जाएगा। सो ये साइकिल चलता रहता है, NAD से NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, और अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो यही NADH जो है वो पायरुवेट से लेक्टेट कन्वर्ट होने में रीयूटिलाइज हो जाता है और NAD दोबारा जो है वो रीजनरेट हो जाता है। अगर इस रेशो को हम डिस्टर्ब कर लें तो भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टॉप हो सकता है, क्योंकि जब NAD अवेलेबल ही नहीं होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। एथेनॉल पाथवे जो है वो ज़्यादा अल्कोहल की फॉर्मेशन में जो है वो आता है, फर्मेंटेशन जो है ज़्यादातर यीस्ट के अंदर होती है और यीस्ट को कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है कि अल्कोहल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सो इसमें भी यही पाथवे है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, लेकिन पायरुवेट से आगे फिर इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और 2 एसिटिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और फिर एसिटिल्डिहाइड से आगे 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जबकि NADH से NAD का जो साइकिल है वो सेम ही है जो हमने लैक्टिक एसिड के अंदर देखा है। अब आ जाते हैं ओवरऑल, अगर हम सम अप करना चाहें कि हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन कितनी हो रही है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जहाँ पे हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है तो वहाँ पे हमने एक ATP जो है वो इन्वेस्ट किया था, यूज किया था। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है 1, उसमें भी एक ATP यूज हुआ था इन्वेस्टमेंट फेज में। सो 2 ATP यूज हुए थे। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज ने हमें NADH दिए थे 2, और 2 NADH मीन्स के 2.5 या 3, ये डिपेंड करता है कि कौन से पाथवे से ये NADH जो है वो आगे गुजर रहा है। जब NADH कैश होगा ATP के अंदर तो उसके अंदर वो किस पाथवे से गया है। अगर वो मेलेट स्पार्टेट शटल से गया है तो 3 ATP देगा, यानी 2 × 3 6 ATP मिलेंगे इसमें से, और अगर ये ग्लाइसरोफॉस्फेट शटल से जाएगा तो ये हमें 2.5 ATP देगा। सो अगर 2.5 ATP दे रहा है तो हमें टोटल 2 NADH जो है वो 5 ATP देंगे, 5 ATP देंगे। फास्फोग्लाइसरेट काइनेज, जिसमें हमने कहा था कि ये वाहिद एंजाइम है जो रिवर्सिबल है और इसमें ये हमें 1 ATP दे रहा है, और अगर 2 बार प्रोसेस हो रहा है यानी 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल है तो ये हमें 2 ATP दे रहा है पे ऑफ फेज में। इसी तरह पायरुवेट काइनेज जो है ये भी हमें 2 ATP दे रहा है। सो ओवरऑल हमारे पास 9 अगर है तो 2 ATP जो है उसमें यूज हो रहे हैं और 7 ATP जो है वो हमें मिल रहे हैं। एनारोबिक में हमारे पास अगेन हेक्सोकाइनेज में एक यूज हो रहा है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज में एक यूज हो रहा है, लेकिन NADH हमारे पास नहीं है, क्योंकि एनारोबिक में हमने कहा कि पायरुवेट से जब लैक्टिक एसिड बनता है या एथेनॉल बनता है तो NADH दोबारा रीयूटिलाइज हो जाता है, लिहाजा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर फास्फोग्लाइसरेट काइनेज हमें 2 प्रोड्यूस करके दे रहा है और पायरुवेट काइनेज 2 ATP प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो ओवरऑल अगर हम इसमें से इन्वेस्टेड वाले माइनस कर दें तो हमारे पास एनारोबिक प्रोसेस में, या आप ये कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।